हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। साथ ही आप जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। आरबीएसई, सीबीएसई व लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके सही जवाब जानने के लिए देखें आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टेंस? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है। इसके लिए नीचे दिए गए दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल है राहुल प्लेज हॉकी और इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आप सर्किल में दी गई वर्ब को देख सकते हैं, प्लेज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई है। सेकंड एग्जाम्पल है राहुल प्लेड हॉकी और यह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और पहले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब थी वो थी प्ले, प्लेज। और सेकंड जो एग्जाम्पल है उसके अंदर वर्ब है प्लेड और इसमें टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। केवल प्लेज को मैंने प्लेड, केवल ये वर्ब फॉर्म्स का परिवर्तन है। तो अब बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि टेंस आखिर होता क्या है। देखो, चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of an action and its degree or state of completeness is called tense। यानी टेंस क्या होता है? चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, केवल वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। पहले एग्जांपल में वर्ब थी प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और तो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकंड एग्जांपल में मैंने प्ले जो फर्स्ट फॉर्म थी इसको सेकंड में चेंज किया तो बना प्लेड और इसमें टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो केवल चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, केवल वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन करना। लेकिन जब वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन किया जाता है तो इससे दो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। एक, टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो वर्ब जो कार्य सेंटेंस में दिया गया है उसका टाइम रिफ्लेक्ट होता है या शो होता है। और दूसरा, इट्स डिग्री और स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस, यानी उस एक्शन के पूर्णता की स्थिति। तो टेंस क्या हुआ? यानी वर्ब की फॉर्म में परिवर्तन विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड एक्शंस डिग्री और स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस, उसे हम टेंस कहते हैं। देखिए, टाइम ऑफ द एक्शन, एक्शन का जो समय है वो तीन क्लासेस में वर्गीकृत हुआ है। एक पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। जबकि एक्शंस डिग्री और स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस यह चार क्लासेस में वर्गीकृत हुआ है। एक इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। नोट, एक महत्वपूर्ण बात कि द वर्ड्स टाइम एंड टेंस इंडिकेट्स टू डिफरेंट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। यहां हमें समझ लेना चाहिए कि टाइम और टेंस ये दोनों अलग अलग आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ये थ्री क्लासेस में डिवाइडेड होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जबकि टेंस स्टैंड्स फॉर ए वर्ब फॉर्म, जबकि टेंस का संबंध वर्ब फॉर्म से होता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज टू शो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। यानी एक टेंस कई समय को रिफ्लेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस के जरिए दिखाया गया है कि किस तरीके से यह है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल है आई लाइक हिम। इस एग्जाम्पल के अंदर टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट
और उसके अंदर जो टाइम है वो भी प्रेजेंट का ही है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, इट इज दैट इट्स टाइम द चिल्ड्रन बर इन स्कूल। देखिए बर इन स्कूल, बर, यह जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन जो टाइम है वो प्रेजेंट है। कैसे? देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब है? सेंटेंस का मतलब है इट इज टाइम द चिल्ड्रन बर इन स्कूल। इसका मतलब है कि चिल्ड्रन अभी घर पर, घर, चिल्ड्रन आर नाउ एट होम, यानी बच्चे अभी घर पर ही हैं, जबकि उन्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए था। तो यानी बच्चे इस समय कहां पर है? घर पर ही हैं। तो यानी जो टाइम है इसके अंदर वो प्रेजेंट का है। और तीसरा जो एग्जांपल है, द ताज एक्सप्रेस लीव्स फॉर दिल्ली। तो यहां पर जो लीव्स है, देखो टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि ताज एक्सप्रेस दिल्ली कब जाएगी? कल 8 बजे। यानी जो लीव जो एक्शन है इसका जो टाइम का है वो है फ्यूचर। तो इस तरीके से प्रेजेंट जो टेंस है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइमों को शो करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहां हमने समझा कि किस तरह से टाइम और टेंस दो अलग अलग आइडियाज या कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है। चलिए बात करते हैं टेंस, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वाक्य का जो निर्माण है वो कैसे करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य हिंदी में दिया हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। देखिए ये जो दो हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये रिप्लाई स्टेटमेंट हैं जो उत्तर देने में काम आते हैं। और जबकि तीसरा ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये दोनों क्वेश्चंस फॉर्मेशन यानी प्रश्न निर्माण में काम आते हैं। तो हम बात करते हैं, चलिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जो सफिक्स हैं वो ऐड करने हैं, यानी दोनों में से कोई एक, एस या फिर ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कपिल ऑवेज हिज मदर। तो यहाँ पर कपिल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ओबे वर्ब है। तो चूंकि कपिल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो ओबे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसमें हमने एस सफिक्स ऐड किया, तो कपिल ऑवेज हिज मदर। तो इस तरीके से ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला एक सेंटेंस है जो अफर्मेटिव में बना हुआ है। और सेकंड, सब्जेक्ट प्लूरल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ऑब्जेक्ट लगेगा जैसे नीचे नोट में दिया हुआ है, नो एस और यस, यानी ना तो एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि बोथ द ब्रदर्स ओबे देयर मदर, यानी दोनों ही भाई अपनी माँ की आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पर बोथ द ब्रदर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें ओबे मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है और एस और यस सफिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में अभी हमने बात की। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो किस तरह से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव अगर आपका सेंटेंस है तो सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा प्लस डज नॉट, यानी डज एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, साथ में नॉट लगेगा और प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कपिल डज नॉट ओबे हिज मदर, यानी कपिल अपनी मम्मी की बात नहीं मानता। तो यहां पर नेगेटिव बना हुआ है, डज हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया। और मान लीजिए सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाना है, डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट प्लूरल के साथ, उसके साथ नॉट और प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द ब्रदर्स डू नॉट ओबे देयर मदर। तो यहां पर इस तरीके से हमने एक प्लूरल में नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में,
यानी जो प्रश्न वाला वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए डज प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जब हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उससे पहले डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है कि डज कपिल ओबे हिज मदर, तो ये एक प्रश्न है, लेकिन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है डज, ये हमने सब्जेक्ट कपिल जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उससे पहले हमने डज का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल, यानी डू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल से पहले लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि डू बोथ द ब्रदर्स और विद देयर मदर। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो इसमें डज प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस नॉट, यानी डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके बाद नॉट और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे रखा है डज कपिल नॉट ओबे हिज मदर, और देन डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है डू बोथ द ब्रदर्स नॉट ओबे देयर मदर। एक खास बात है कि इफ देयर इज बी वर्ब इन द प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर बी वर्ब दी हुई है, बी मेन वर्ब, जो कि बीइंग और स्टेट को बताने वाली एक मेन वर्ब है, इसका अर्थ होता है होना या बनना। तो बी वर्ब अगर प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है तो हमें नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि बी वर्ब के अंदर एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर हमें सब्जेक्ट लगाना है और इज एम आर, क्योंकि बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज एम आर, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं। तो सब्जेक्ट लगेगा अफर्मेटिव में, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या उसके बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, ये कुछ भी आ सकता है। और सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। और अगर वो इंटू प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, वो सब्जेक्ट से पहले हमें पुट करनी है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले पुट करना है, नॉट लगाना है, और नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में अभी हमने बात की। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए जो एस और ईएस जोड़ा जाता है उसके क्या नियम है, यानी कब हमें एस लगाना है वर्ब के साथ और कब हमें ईएस लगाना है। ये बात ध्यान रखना कि वर्ब में एस और ईएस दोनों तभी लगाए जाएंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो इसका पहला नियम देखते हैं, पहला नियम क्या है। तो देखिए वर्ब्स एंडिंग इन डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, यानी जो वर्ब इनके साथ एंड होंगी, डबल एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ, एक्स के साथ या ओ के साथ, वो तो अपने साथ ई एस लेंगी, और बाकी वर्ब्स जो इनके साथ एंड नहीं होंगी वो अपने साथ एस लेंगी। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर यहां दिया हुआ है, तो देखिए ही किस, ही किसिस में जो वर्ब थी वो किस थी, क्योंकि किस जो वर्ब है वो डबल एस के साथ एंड हुई है, इसलिए यहां पर हमें ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए किस वर्ब के अंदर ई एस लगेगा। ऐसी सेकंड रसेस, जो रस वर्ब थी वो एस एच के साथ एंड हुई, इसमें भी ई एस लगेगा। सी डज में डू वर्ब जो है वो ओ के साथ एंड हुई, इसलिए इसमें भी ई एस लगेगा। चौथे में वॉच, वॉचेज, जो वॉच वर्ब थी वो सी एच के साथ एंड हुई, इसलिए उसमें ई एस लगेगा। और गोज में गो जो वर्ब था वो ओ के साथ एंड हुई, इसलिए उसमें ई एस लगेगा। और इसके अलावा बॉक्सेस में ही, बॉक्सेस में बॉक्स एक्स के साथ एंड हुई, इसलिए उसमें भी ई एस लगेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो इनमें तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है प्लूरल के साथ, ना एस लगता है ना ई एस। केवल सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तभी निर्धारण करना होता है कि वर्ब में एस लगेगी कि ई एस। दूसरा जो नियम है इसका वो ये है
यदि वर्ब का अंत बाई से हो, अगर मान लीजिए बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जो एंड करती हैं बाई से, लेकिन बाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, कोई व्यंजन लेटर हो, तो बाई को हटाकर के स्थान पर हम आई एस लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर में कि ही कैरीज, तो इसमें वर्ब जो थी वो कैरी है, कैरी बाई से एंड हो रही है, लेकिन बाई से पहले आर एक कॉन्सोनेंट लेटर दे रखा है, तो यहां पर बाई हटा करके हमें आई एस लगाना है, तो बनेगा ही कैरीज। ऐसे ही सी कॉपीज में वर्ब इसमें कॉपी है, कॉपी बाई से पहले पी आया है एक लेटर जो कॉन्सोनेंट लेटर है, यहां पर भी बाई को हटा करके हमें आई एस लगाना है, तो बनेगा सी कॉपीज। थर्ड में सी ट्राइज है, ट्राई में भी बाई से पहले आर कॉन्सोनेंट लेटर है, तो यहाँ पर भी आर को बाई को हटा करके हमें आई एस लगाना है, तो बनेगा सी ट्राइज। और चौथे में वर्ड फ्लाइज में फ्लाई बाई से पहले एल एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए बाई हटा करके आई एस लगेगा, तो बनेगा द वर्ड फ्लाइज। ये केवल जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ ना हम एस लगाते हैं ना ई एस, पहले भी इसके बारे में बताया जा चुका है। तो तीसरा जो नियम है वो ये है कि यदि वर्ब का अंत बाई से तो हो, लेकिन बाई से पहले कोई वॉवेल लेटर हो, कोई स्वर वाला लेटर हो, तो बाई के बाद मात्र एस लगाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओबे वर्ब है, ये भी बाई से एंड हो रही है, लेकिन बाई से पहले ई एक वॉवेल है, तो यहाँ बाई को हटाना नहीं है, बल्कि ओबे में ही हमें एस ऐड करना है, तो बन जाएगा ही ऑवेज। ऐसे ही से के साथ है सेकंड में, बाई से पहले ए एक वॉवेल लेटर है, तो यहाँ पर भी हमें एस लगाना है केवल। थर्ड में बाई से पहले ए एक वॉवेल लेटर, यहाँ पर प्लेस लगेगा। और चौथी में डिलीज में भी इसी तरह से हमें एस लगाना है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम जब एस और एस लगाते हैं तो उसका निर्धारण जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब तक तो हमने बात की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आखिर इस्तेमाल कहां पर होता है, आखिर वो कौन कौन से यूजेस हैं जिनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यूज के बारे में। नंबर 1, देखिए पहला जो इसका यूज है यहां तो लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस ऑफ्टन विद फॉलोइंग एडवर्ब्स। हिंदी में बात करें तो आदतन और नियमित कार्यों को व्यक्त करने के लिए, यानी जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, नीचे दी गई कुछ एडवर्ब्स के साथ और एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ में। तो ये एडवर्ब विद्यार्थियों की काफी मदद करती हैं ये निर्धारण करने में कि दिए गए सेंटेंस में हमें कौन सा टेंस लगाना है। तो ये एडवर्ब्स हैं। तो देखिए ऑलवेज है सबसे पहली एडवर्ब। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हिंदी में सुविधा के लिए दिया हुआ है। डेली का मतलब होता है रोजाना। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। और फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बारंबार, प्राय या बहुधा। जनरली का मतलब होता है सामान्यतया, प्राय। यूजुअली का भी यही मतलब होता है। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी या जब तब। नेवर माने कभी नहीं। सेल्डम माने कभी कभार, यदा कदा, बहुत ही कम, बिरले ही, जब तब, ये सारे अर्थ सेल्डम के निकलते हैं। और ऑकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, जब तब। कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस हैं नीचे, जैसे एवरी के साथ शुरू होने वाले कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे एवरीडे प्रतिदिन, एवरी वीक हर सप्ताह या प्रत्येक सप्ताह, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, इस तरीके से। इसके अलावा वंस ए वीक यानी सप्ताह में एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। ऐसी वंस ए मंथ महीने में एक बार, वंस ए ईयर साल में एक बार। ऐसे ट्वाइस होता है, ट्वाइस ए वीक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए डे। ऐसी थ्राइस हो सकता है, थ्राइस माने 3 बार, थ्राइस ए डे दिन में 3 बार। ऐसी ऑन मंडेज सभी सोमवार को या प्रत्येक सोमवार को। ऑन सैटरडेज हर शनिवार को या सभी शनिवारों को। तो इस तरीके से कुछ ये एडवर्ब्स हैं या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ते है, ती है आदि आते हैं। तो इनकी मदद से भी विद्यार्थी ये पता लगा सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में हमें कौन सा टेंस हमें यूज करना है। तो चलिए हम पहले हमने यूज पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो होता है वो हैबिचुअल एक्शंस के लिए होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहला सेंटेंस था ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो यहाँ देखिए, जब एक और बात मैं आपको बता दूं,
जब हमें ये निर्धारण करना होता है कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो जैसे इसके अंदर स्पीक एक वर्ब है, तो वर्ब में कौन सी फॉर्म दे रखी है उससे ही हमें पता लगता है कि दी गई सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर देखिए स्पीक में एस लगा हुआ है। ऊपर अभी हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस वी एस लगाना है वर्ब में। स्पीक में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों लगा है? क्योंकि इसमें ऑलवेज एक एडवर्ब है जो हैबिचुअल एक्शंस को बता रही है, तो इसलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ऐसी सेकंड एग्जांपल है, सरोज ऑफ्टन अराइव्स एट स्कूल लेट। सरोज अक्सर स्कूल लेट पहुंचती है, तो यहाँ ऑफ्टन एक हैबिचुअल एक्शन को बताने वाली एडवर्ब है, और अराइव से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। संजय गेट्स अप एट 7 o'clock। हर दिन संजय 7 बजे उठ जाता है, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। दे बोथ टेक फिजिकल एक्सरसाइज डेली। वो दोनों सुबह शारीरिक व्यायाम करते हैं। तो यहां देखिए ये जो टेक वर्ब है इसमें एस और एस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है देव प्लूरल है। ऊपर हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन में कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करनी है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जो हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। पांचवा, एट वॉट टाइम या व्हेन, कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस समय। डू यू यूजुअली हैव लंच, आप कितने बजे लंच करते हो, ये क्वेश्चन का वाक्य है, इसलिए यू सब्जेक्ट से पहले डू हेल्पिंग वर्ब का इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये डू हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यू सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू लगा हुआ है। ठीक है। दिस मैगजीन कम्स आउट वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई नादर स्मोक नॉट ड्रिंक, आई नेवर गेमल, ये भी एक हैबिट को बता रहा है। आई गो टू चर्च ऑन संडेज, ये भी हैबिट को बताने वाला एक वाक्य है। और इसके अलावा 2:30 ट्रेन नेवर स्टॉप्स एट द स्टेशन। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूज था हैबिचुअल एक्शंस को बताना। नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो और कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, देखो, यूनिवर्सल या इटरनल ट्रुथ, यानी शाश्वत जो सत्य होते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक, मैथमेटिकल या जनरल ट्रुथ को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक शाश्वत सत्य है। तो यहां पर मूव्स देखिए, अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स में एस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने लगाया। सेकंड एग्जांपल था, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ वाक्य है। सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, ये भी एक फैक्ट है। रिवर नील राइजेज इन द सेंट्रल अफ्रीका। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। ऑयल्स फ्लोट्स ऑन वाटर, एक जनरल ट्रुथ है, एक साइंटिफिक ट्रुथ है। वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ वाक्य है। हनी स्वीट एक जनरल ये ट्रुथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। देखो यहां पर ये वाक्य बी की फॉर्म वाला वाक्य है। जब ऊपर भी हमने बात की थी, जब सेंटेंस में बी की फॉर्म दे रखी हो तो वहां एस और एस नहीं लगता। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, वो लगा करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। ठीक है। ऐसे ही हनी इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वर्ड्स फ्लाई, हॉर्सेज आर एनिमल्स, और टू ट्वाइस टू इज 4। तो इस तरीके ये सारे जो सेंटेंस हैं वो एक शाश्वत या एक मैथमेटिकल साइंटिफिक ट्रुथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। चलिए बात करते हैं थर्ड यूज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर शोइंग फिक्स्ड टाइम टेबल्स ऑफ ट्रेन्स, बसेस, शिप्स और प्रोग्राम्स शेड्यूल्ड इन एडवांस इन द टाइम टेबल। देखिए वो सभी प्रोग्राम्स जो एडवांस यानी पहले ही प्लान्ड हो जाते हैं टाइम टेबल में, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो यहां पर एक्शन तो फ्यूचर, यहां पर जो समय है वो तो फ्यूचर का रहेगा, यानी ये सारे एक्शंस फ्यूचर में टेक प्लेस होंगे। लेकिन चूंकि ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पहले से ही शेड्यूल्ड हो चुके हैं टाइम टेबल में, इसलिए इन सारे एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसका पहला एग्जांपल है, जैसे मरुधर एक्सप्रेस रीचेस लखनऊ एट 5 PM टुमारो, यानी मरुधर एक्सप्रेस लखनऊ कल 5 बजे पहुंचेगी, कल पहुंचेगी 5 बजे, यानी टेंस तो देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन टाइम क्या है इसमें? फ्यूचर का समय है। तो फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एग्जांपल, ट्रेन लीव्स भरतपुर एट 11:30 एंड अराइव्स इन दिल्ली एट 19:45। तीसरा, अवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स इन द नेक्स्ट वीक, हमारी परीक्षाएं नेक्स्ट वीक शुरू होंगी, लेकिन चूंकि
ये जो प्रोग्राम्स है वो पहले ही शेड्यूल हो चुका है टाइम टेबल में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। और चौथा एग्जांपल, पीएम रीचेज बिफोर एट 5 PM टू एड्रेस द मीटिंग, लीव्स फॉर दिल्ली आफ्टर द मीटिंग एट 7 PM। ऐसे ही बिलीव लंदन एट 10 नेक्स्ट ट्यूसडे। तो ये सारे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हुए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स जो हैं वो पहले से ही शेड्यूल्ड हैं टाइम टेबल में। ऐसे एफ, व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन, यानी मूवी कितने बजे शुरू होगी। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है, तो सब्जेक्ट फिल्म से पहले डज हेल्पिंग में लगी हुई है। इट इज वेडनेसडे टुमारो। ऐसे व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव टुमारो, ट्रेन कल कितने बजे जाएगी। और पीएम लीव्स फॉर कनाडा टुमारो, पीएम कल कनाडा जाएंगे। ऐसे और भी एग्जांपल्स यहां दिए हुए हैं, जैसे आई लीव फॉर डबलिन टुमारो, या प्रोफेसर ब्लैक रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, प्रोफेसर ब्लैक नेक्स्ट अगले साल रिटायर होंगे। या बी हैव डिनर विद रीना एंड राम ऑन ट्यूसडे। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो पहले से ही शेड्यूल्ड हैं, और इसलिए ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बने हुए हैं। चलिए चौथे यूज के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज इन सब एडवर्बियल क्लॉजेस, यानी कुछ सब एडवर्बियल क्लॉजेस हैं जो स्टार्ट होते हैं इफ के साथ, व्हेन, अनलेस, until, till, after, before, while, as soon as कनेक्टर से स्टार्ट होते हैं। when the principal clause is given in the future indefinite, जब दो क्लॉज दे रखे हैं, जो सब एडवर्बियल जो क्लॉज है, नहीं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो तो शुरू हो रहा है इफ से, when से, unless से, until, till, after, before, while, as soon as, इनमें से किसी एक कनेक्टर से। लेकिन जो उसका प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, या फिर वो एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जो सब एडवर्बियल क्लॉज होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो इन कनेक्टर से शुरू होगा, उसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास। तो यहां देखिए इफ, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ से शुरू हो रहा है, तो इसमें देखिए वर्क्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है शी विल पास, ये एक इंपरेटिव, ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया गया वाक्य है। तो और ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, वेट अंटिल आई कम। तो अंटिल आई कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो अंटिल से शुरू हो रहा है, यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है अंटिल आई कम में, जबकि वेट एक प्रिंसिपल क्लॉज है जो एक इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस को शो कर रहा है। ऐसे तीसरा, हैव यू वॉश बिफोर यू वर्शिप गॉड। तो बिफोर यू वर्शिप गॉड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चौथा, व्हेन यू मीट हिम, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ई, एज सून एज ही कम्स बैक, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ऐसे ही एफ, चाइल्ड क्राइज व्हेन एवर ही गोज टू डेंट। तो ये सारे बाग, ये सब एडवर्ब जो क्लॉजेस थे जो स्टार्ट हो रहे थे इन दिए गए कनेक्टर से, इनमें से किसी एक से, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें लगाना है। शर्त ये होनी चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो या वो एक इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस हो। पांचवा जो यूज है इसका, फॉर स्टेटिंग मैक्सिम्स, यानी जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, कुछ कोटेशंस होती हैं, उनको बताने के लिए भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या बाइबल का एक कथन है कि मैन मस्ट डू एज ही वांट्स अदर टू डू, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हुए हैं। ऐसे ही इसका जो छठवां यूज है ये, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज इन रनिंग कमेंट्रीज, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच या हॉर्स रेस की कोई कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री, यानी कोई कमेंट्री चल रही है, तो लाइव टेलीकास्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कुछ लाइन दी हुई है एक फुटबॉल मैच कमेंट्री से, जैसे जैक्सन पासेस द बॉल टू ब्राउन, कोई कह रहा है कि जैक्सन बॉल को पास करता है ब्राउन के लिए, ब्राउन इसे ब्लैक के लिए पास करता है। और एक क्रिकेट मैच कमेंट्री से है, जैसे बुमराह बॉल कर रहा है, बॉल करता है, पर बैट्समैन हिट्स ए बॉल। तो रनिंग कमेंट्री जब चल रही होती है तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो सेवेंथ, जो हम यूज के बारे में बात कर रहे हैं, यहां ये इसका सेवेंथ यूज है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती हैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी हुई होती हैं। जैसे ए, कोरोना केसेस डिक्रीज सून, पीएम कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कोरोना केसेस जल्दी ही घटेंगे। और ऐसे बी, गवर्नमेंट डिसाइड्स, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिसाइड्स
टू रेगुलाइज द प्राइवेट कॉलोनीज द चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। अब जिसका जो 8th यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉलोइंग वर्ब्स, नीचे कुछ वर्ब्स दे रखी हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। इनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते, इनका इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, कैन मॉडल के साथ होता है। अब वो कौन सी वर्ब है ऐसी, उनमें वर्ब है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या सेंसेस। तो परसेप्शन वाली वर्ब है, परसेप्शन वाली वो वर्ब्स होती हैं जो हमारी 5 सेंसेस जो होती है ना, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन हम गेट करते हैं, और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो अनैच्छिक क्रियाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सी आंखों से देखना, हियर कानों से सुनना, स्मेल नाक से सूंघना, टेस्ट जीभ से स्वाद लेना, और फील मैंने टच करके कोई चीज हम महसूस करते हैं। तो ये जो 5 हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है ना, ये जब यूज होती है तो इनका इस्तेमाल हम कंटिन्यूस में नहीं करते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती हैं या कैन मॉडल के साथ इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हियर द विंड, मैं हवा को सुन रहा हूं, आई हियर द विंड। तो आई हियर द विंड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सही है। आई कैन हियर द विंड, कैन मॉडल लगा हुआ सही है। बट आई एम हियरिंग द विंड, मैं हवा को सुन रहा हूं, ये गलत वाक्य है, क्योंकि हम हियर को जो कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है उसको हम कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। दूसरा जैसे डू यू हियर समवन, क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया वाक्य, डू हेल्पिंग वर्ब लगा ली हमने। लेकिन आर यू हियरिंग कहते हैं अगर इसको कंटिन्यूस में तो ये गलत होता। मॉडल के साथ कह सकते हैं कैन मॉडल से, कैन यू हियर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, तो कैन मॉडल से भी बना सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे ही आई स्मेल समथिंग बर्निंग इन द किचन, सही है। आई कैन समथिंग बर्निंग इन द किचन, सही है, पर रॉन्ग है आई एम स्मेलिंग, आईएनजी नहीं लगा सकते। डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, सही है। ऐसे ही इट स्मेल स्वीट, मतलब इसका बहुत मीठी इसमें से खुशबू आ रही है, या इट स्मेल्स नाइस, या डिस्गस्टिंग बहुत बेकार। तो इस तरीके से हमने ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमने और भी वर्ब हैं, जैसे डू यू सी व्हाट दे आर डूइंग, सही है, डू यू सी लगाया। आर यू सीइंग कहते तो गलत हो जाता, कैन यू सी सही है, ठीक है ना। ऐसे ही दीज ग्रेप्स टेस्ट सार, सही है, अंगूर खट्टे हैं। अगर हम ये कहते हैं दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग तो ये गलत हो जाता। कैन यू टेस्ट द जिंजर, ये सही है, कैन लगा सकते हैं। ऐसे ही वाटर फील्स वार्म, वाटर इज फीलिंग वार्म कहते तो गलत होता। तो ठीक है, तो इस तरह से वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ नोट लगा हुआ है, रिमेंबर याद रखें कि लुक और लिसन, देखो सी देखना और हियर माने सुनना, वो तो कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन लुक और लिसन को हम प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज लुकिंग एट सम ओल्ड फोटोग्राफ्स, आर यू लुकिंग एट मी, आर यू लिसनिंग टू द रेडियो। एक और खास बात है कि when C is used in a with a meaning different from what is illustrated in the sentences ever, देखिए जब C वर्ब एज ए वर्ब ऑफ परसेप्शन इस्तेमाल होती है, जहां इसका अर्थ होता है आंखों से देखना, तो हम इसको प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब C का अर्थ वर्ब ऑफ परसेप्शन ना होकर के कुछ और होता है, तब ये आईएनजी फॉर्म ले सकती है, प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग माई डेंटिस्ट दिस आफ्टरनून, तो यहां पर ये नहीं है कि मैं दोपहर को डॉक्टर को देख रहा हूं, यहां पर सी का अर्थ है पेइंग ए विजिट, यानी पैरों से चल करके डॉक्टर से मिलने जाना। तो ये वर्ब परसेप्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं हुई, इसका एक अलग डिफरेंट मीनिंग है यहां पर सी का, इसलिए ये यहां पर प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे ही टॉम इज सीइंग रीना ए लॉट दीज डेज, तो यहां पर सी का अर्थ है मिलना, तो इसलिए सी का अर्थ आंखों से देखना नहीं मिलने से है, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल हो सकती है। तो जब सी का जो अर्थ है यूज, सी का जो अर्थ है वो डिफरेंट होता है, जो हमने ऊपर बात की थी, तब यहां पर आईएनजी फॉर्म हम इस्तेमाल लगा सकते हैं। ऐसे ही हियर है, जब इसका अर्थ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है तो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं हो सकती। लेकिन जब इसका हियर का अर्थ होता है फॉर लीगल केसेस में ट्रायल, मतलब सुनवाई करना, जब इसका अर्थ होता है तब इसमें आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे विच जज इज हियरिंग द केस। ऐसे ही हम स्मेल के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस में कब लगाएंगे। यहां पर स्मेल का अर्थ वो नाक से सूंघने से मतलब नहीं, यहां पर है फाइंड समथिंग बाय स्मेलिंग, मतलब कोई चीज ढूंढने से है, तो इसलिए यहां पर आईएनजी लगी हुई है। ऐसे ही बर्फ फील है, फील का जब अर्थ होता है टच करके कोई चीज महसूस करना, फील, तब तो आईएनजी लगती नहीं है। लेकिन जब फील का अर्थ यहां पर कुछ अनुभव करना है,
किसी पर्टिकुलर फीलिंग या इमोशन को तो आईएनजी लग सकती है। जैसे आई वॉज फीलिंग गिल्टी, मतलब मैं अपराधी महसूस कर रहा था। और हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा अदर वर्ब्स हैं कुछ जो नॉर्मली यूज नहीं होती प्रेजेंट, नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। ठीक है, वो है मेंटल स्टेट्स वाली वर्ब, जैसे एग्री, बिलीव, डिफर, ये डिसएग्री, डिसबिलीव, इनमें भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। फॉरगेट, इमेजिन, कलेक्ट, ऐसे अंडरस्टैंड, इनमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, मेंटल स्टेट्स वाली वर्ब हैं। ऐसे ही इमोशनल स्टेट्स वाली वर्ब हैं, जैसे एबोर माने नफरत करना, एडोर प्रशंसा करना, एस्टोनिस ये डिजायर, ये डिटेस्ट, डिसलाइक, ये डिसप्लीज, ऐसे ही हेट, होप, इनमें भी हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। इस कुछ विविध और वर्ब्स हैं जिनमें भी हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। और वो वर्ब हैं जैसे एपियर है, लगना, प्रतीत होना, ऐसी साउंड है, सीम है, बिलोंग है, ऐसी कंटेन है, डिपेंड है। हैव एक वर्ब है जिसका अर्थ टू पजेस करना होता है, और पजेस खुद एक वर्ब है, और डिजर्व है, ओन एक वर्ब है। तो ये वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होती नॉर्मली, इनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो अभी हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विविध यूजेस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। देखिए प्रैक्टिस बोर्ड बेस्ड एग्जाम, यानी 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है, उसमें टेंस बेस्ड 4 करीब मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेंस आधारित। इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी टेंस आधारित इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, उसकी करेक्ट फॉर्म हमें भरनी होती है। तो देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस में। चलिए लेट्स टू प्रैक्टिस। फर्स्ट, सी ब्लैंक स्पेस, वर्ब है गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहां ब्रैकेट में वर्ब है गो, गो की करेक्ट फॉर्म बननी है। तो स्टूडेंट को पहले ये डिसाइड करना है कि सेंटेंस में हमें कौन सा टेंस भरना है और क्यों भरना है। तो यहां देखिए सी गो टू स्कूल एवरी डे, अभी हमने ऊपर बात की थी, एवरी डे एक हैबिचुअल एक्शन को रेफर करता है, आतन कार्य को। तो आतन कार्य के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, तो यहां हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे लगेगा, हमने बात की थी ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगाइए। तो सी सिंगुलर है तो इस गो में, चूंकि गो वर्ब ओ से एंड हो रही है तो इसमें ईएस लगेगा, तो हमें लगाना है तो इसमें लगेगा ईएस। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा GOES, गो जिसका करेक्ट आंसर है। तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जांपल्स के बारे में। बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, वर्क इसमें वर्ब है, तो बैड स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल है, नेवर लगा हुआ है, हैबिचुअल एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है सेंटेंस, तो इसमें भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्क जो मेन वर्क की फर्स्ट फॉर्म है इसका यूं का त्यों इस्तेमाल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्क हार्ड। थर्ड एग्जांपल है आई वेक अप एट 7, मैं 7 बजे जागता हूं, उसके बाद एट 7:30 7:30 बजे नाश्ता करता हूं, इसमें भी एक जनरल आदत वाली बात रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। आई के साथ वो वर्ब इस्तेमाल होती है जो एस और एस वाली नहीं होती, तो ये जो वर्ब है वेकअप तो सेम टू सेम आंसर में इस्तेमाल होगी, और उधर है वर्ब सेम टू सेम आंसर में इस्तेमाल होगी। लेकिन फोर्थ एग्जांपल जो दे रखा है, ही जनरली सिंग इन इंग्लिश, तो यह जनरली लगा हुआ है जो आदत को रिफ्लेक्ट करता है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो सिंग है इसमें एस लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंग्स, ही जनरली सिंग्स इन इंग्लिश, वह आमतौर पर इंग्लिश में गाना गाता है। नेक्स्ट ई है टीचर पॉइंट एट द ब्लैक बोर्ड व्हेन ही वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करता है जब वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, तो यहां पर हमें टीचर सिंगुलर है तो पॉइंट्स लगाना है, उधर ही सिंगुलर है तो बॉन्ड्स लगाना है। ऐसी एफ में सन राइज इन द ईस्ट, ये एक शाश्वत ट्रुथ है, तो यहां पर सन सिंगुलर है तो राइज में एस लगाना है, तो राइजेस इसका करेक्ट आंसर होगा, राइजेस RISES। जी द आर्किटेक्ट्स मेक द प्लान्स ऑफ बिल्डिंग, एक कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है ये, तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं बिल्डिंग्स के प्लान्स बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट्स प्लूरल है
तो मेक ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेक है इसको हमें जो का तो लिखना है। और ऐसे ही आई ऑलवेज मीट हर, ऑलवेज लगा हुआ हैबिचुअल एक्शन है, तो किसका करेक्ट आंसर भी मीट है। ऑन माई वे टू वर्क आई जनरली मीट माई चिल्ड्रन, तो आई लगा हुआ है इसके अंदर, जनरली लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, तो आई के साथ जो मीट है तो सेम टू सेम वर्ब इस्तेमाल होगी बिना एस और यस के। लेकिन यहाँ सन वार्म द एयर, सन एयर को वार्म करता है और हमें लाइट देता है, तो सन सिंगुलर है तो वार्म्स लगेगा। और ऐसे ही सन के लिए यहाँ गिव इस्तेमाल हुआ है तो गिव्स अस लाइट, गिव्स लगेगा, एस लगाना है हमें। इसके अलावा जो के एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, वुड फ्लोट ऑन वाटर, यानी लकड़ी पानी पर तैरती है, जनरल ट्रुथ है, तो यहाँ पर फ्लोट्स लगेगा, इसका आंसर है करेक्ट है फ्लोट्स, FLOATS। और आयरन नॉट फ्लोट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ब्रैकेट में नॉट दे रखा है और वर्ब फ्लोट दे रखी है, तो ये चाहता है कि नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ आपको डज नॉट लगाना है और प्लूरल के साथ डू नॉट, तो यहाँ डज लगेगा, तो आयरन डज नॉट फ्लोट। आई सी ऑलवेज लूज हर ग्लासेस, ऑलवेज लगा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो लूज एस लगाना है इसके वर्ब में, तो लूजेस इसका आंसर हो जाएगा। और उधर आस्क में आस्क्स। एम जो एग्जांपल है, इफ ही ओबे हिज मदर सी विल गिव हिम ए चॉकलेट, यहां देखिए, यहां इफ जो कि एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस है ये, इफ ही ओबे हिज मदर, और दूसरी तरफ यहां देखिए विल गिव एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज में। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर वो इफ से जुड़ रहा है तो उसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, तो यहाँ ओबी में एस लगेगा, तो ओबी जिसका करेक्ट आंसर होगा OBE/S। और एन अवर स्कूल रीओपन इन जुलाई, यहां पर एक्शन तो जुलाई में होगा, लेकिन क्योंकि ये एक्शन प्लांट ऑलरेडी हो चुका है टाइम टेबल में, तो यहां पर हमें फ्यूचर को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, तो ये अवर स्कूल सिंगुलर है तो रीओपन में केवल एस लगेगा, तो रीओपन्स आंसर है इसका, रीओपन्स। और ओ है माई फादर फिनिश हिज वर्क एट 6 डेली, यानी मेरे जो पापा हैं वो 6 बजे रोजाना अपना काम फिनिश कर लेते हैं, तो डेली हैबिचुअल एक्शन है, माई फादर सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने के लिए अब देखिए फिनिश में एस आ रहा है पीछे, तो यहाँ ES लगेगा फिनिशेज, तो इसका करेक्ट आंसर है फिनिशेज। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके विविध जो यूजेस हैं उसके बारे में विस्तार से आपको बताया और हमने प्रैक्टिस भी की। उम्मीद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।